प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी गद्य का दूसरा चैप्टर मंत्र, जो कि प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है, इस चैप्टर को सिंपल तरीके से इसके प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। तो भैया वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो में हम आपको पूरा नोट्स में इसके एक एक गद्यांश को सॉल्व करके आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए भैया बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक गद्यांश को आपको बताते हैं कि अगर एग्जाम में आ जाएगा तो कैसे आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दिया गया है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो पहला गद्यांश क्या कहता है, मोटर चली गई। देखो इससे पहले आपको बता दूं दोस्तों, चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बिना चैप्टर पढ़े आपको इसके गद्यांश जो है थोड़ा कठिन लग सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक दो गद्यांश आपको समझ में नहीं आएंगे बिना चैप्टर पढ़े। तो चैप्टर पढ़ लेना बहुत ही अच्छी कहानी है। आप लोग पढ़ेंगे तो पूरा आपको दिमाग में जो है अच्छे तरीके से बस जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की भी जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उसी ओर ताकता रहा, ठीक है ना, उस ओर ताकता रहा। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं, पहला प्रश्न देखो, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखो। अब मान लो कि ये गद्यांश आपके एग्जाम में आ गया, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, शुरू के दो तीन शब्द जैसे मोटर चली गई आपको एक तरफ लिख देना है, अंत के दो तीन शब्द जैसे ताकता रहा आपको एक तरफ लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे संदर्भ पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको पहला लिख देना है संदर्भ, पहला नंबर डाल के संदर्भ लिख देना है। कैसे लिखना है, देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित मंत्र नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ऐसे आपको संदर्भ लिखना है और देखना इसके आगे आने वाले प्रत्येक गद्यांश में संदर्भ सेम रहेगा, तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसलिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखो आगे लिखा हुआ है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखो रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखा खींची गई है, यानी गद्यांश के जिस पोर्शन में रेखा खींची गई है केवल उतने की व्याख्या आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखो क्या कहते हैं, संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो लेखक कहते हैं कि इस संसार में ऐसे भी हृदयहीन व्यक्ति हैं जो अपने आमोद प्रमोद का मतलब होता है अपने मनोरंजन के आगे किसी की भी जान की परवाह नहीं करते, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने मनोरंजन के सामने दूसरों के जीवन की कोई चिंता नहीं करते। थोड़ा बहुत चेंजेस करके लिखना है, ओके। आगे देखो क्या कहते हैं, शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था, यानी जो बूढ़ा गया था जिसका नाम था भगत, वो गया था डॉक्टर चड्ढा के पास अपने पुत्र का इलाज करवाने के लिए। तो वहाँ पर डॉक्टर चड्ढा खेलने जा रहे थे, इस वजह से उसके पुत्र का इलाज नहीं किए, लेकिन बूढ़े को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, ठीक है ना। यानी शायद इसका उसे अब तक विश्वास नहीं हो रहा था, यानी वह भगत ऐसे कठोर व्यवहार पर अब भी विश्वास नहीं हो रहा था उसको। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि दोस्तों वो पुराने ज़माने के जीवों में से था जो क्या करते थे, एक दूसरे का बराबर मदद करते थे। पहले के लोग ऐसे होते थे जो एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे, और इसलिए उस बूढ़े व्यक्ति को डॉक्टर चड्ढा के इस प्रकार के व्यवहार पर विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ये सच में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और वो सोच रहे थे कि एक डॉक्टर चड्ढा शायद अभी लौट करके आएंगे और मेरे बेटे का इलाज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर देखो सभ्य संसार इतना निर्मम है, यानी निर्दयालु है, ठीक है ना, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक ना हुआ था उस बूढ़े को, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कैसे लिखेंगे, देखो वह यह नहीं जानता था कि सभ्य संसार इतना हृदयहीन और कठोर होता है, इस बात का हृदय स्पर्शी अनुभव उसे अभी तक कभी नहीं हुआ था, ठीक है ना। इस तरीके से आपको पूरी व्याख्या लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखो, पुराने जमाने के जीवों का व्यवहार कैसा होता था। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पुराने जमाने के जीवों का व्यवहार सरलता से परिपूर्ण होता था तथा वो एक दूसरे की मदद करने वाले होते थे, ऐसे आपको लिख देना है। अगला देखो, भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो देखो भगत को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि संसार में ऐसे मनुष्य भी रहते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी के जान की भी परवाह नहीं करते, ठीक है ना। इस बात पर उसको विश्वास नहीं हो रहा था। भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा है, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, भगत के अनुसार सभ्य संसार बहुत निर्मम एवं कठोर है। इस तरीके से आपको ये पहला गद्यांश सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। और चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट पेज पर और अगला गद्यांश आपको सॉल्व कराते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दूसरा गद्यांश आप सभी के सामने दिख रहा है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था हो चुका, जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ।
माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा। मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन के वह स्वर्ण स्वप्न यानी सुनहरे सपने जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लुटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो न होना था वह हो गया। ये डॉक्टर चड्ढा जी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखो, मतलब आपसे संदर्भ पूछा जा रहा है। तो भाई देखो, यहाँ पर आप लोग संदर्भ में पूर्ववत लिख देंगे, मतलब जो पहले वाले में मैंने आपको बताया है सेम आप लोग यहाँ पर लिख लेना, ठीक है ना। उसके बाद देखो रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश देखो यहाँ से यहाँ तक इसमें दिया गया है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डॉक्टर चड्ढा कहते हैं कि मृणालिनी कौन थी, ये कैलाश की प्रेमिका थी, ठीक है ना। कैलाश जो था वो डॉक्टर चड्ढा का पुत्र था और डॉक्टर चड्ढा के पुत्र की प्रेमिका का नाम था मृणालिनी, ठीक है ना। तो मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। यहाँ पर डॉक्टर चड्ढा कहते हैं कि भाई जो मेरा पुत्र है ऐसी उम्र में मरा कि जो उम्र में जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि भाई जो कुछ ना होना चाहिए था वो हुआ, क्योंकि मृणालिनी का कामना तरु यानी मृणालिनी उनकी पुत्री की प्रेमिका, पुत्र की प्रेमिका है। तो क्या कहते हैं कि मृणालिनी का कामना तरु यानी कि मृणालिनी के अंदर जो इच्छाएं हैं, ठीक है ना। कामना तरु मतलब इच्छाओं रूपी जो वृक्ष है, क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा, क्या उस वृक्ष में पुष्प और फल आ चुके हैं। पल्लव मतलब पल्लवित होना, ठीक है ना। पुष्प मतलब पुष्पित होना। तो क्या कहते हैं कि जो मृणालिनी की इच्छाएं थी क्या वो पूरी हो चुकी हैं। इस लाइन का यही अर्थ हुआ कि मृणालिनी के अंदर जो इच्छाएं एवं मनोकामनाएं थी क्या वो पूरी हो चुकी हैं। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था। मृणालिनी के अंदर जितने भी सुनहरे सपने थे क्या वो जो उसके जीवन के आनंद का स्रोत बने हुए थे, यानी उन्हीं सपनों से उसको आनंद मिलता था जब तक कैलाश जिंदा था, ठीक है ना। क्या पूरे हो गए, क्या मृणालिनी के वो सपने पूरे हुए। यानी डॉक्टर चड्ढा क्या कह रहे हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कैलाश के मर जाने से मृणालिनी के एक भी सपने पूरे नहीं हुए। जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। क्या कहते हैं कि जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित, नृत्यमय मतलब अच्छे से चल रही डांस, नृत्य का मतलब होता है डांस करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, जैसे होता क्या है, जिस प्रकार किसी सागर में आमोद प्रमोद करती, जैसे आप लोग सागर में देखते होंगे चलती हुई कोई नाव होती है, ठीक है ना। तो वैसे ही ये संसार जो है इसको उन्होंने एक सागर मान लिया, ठीक है ना। संसार को एक सागर मान लिया और इस सागर में जो मृणालिनी का जीवन चल रहा था वो नृत्यमय चल रहा था, यानी खुशहाली पूर्वक चल रहा था, ठीक है ना। तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए, यानी कि वो जो है समुद्र में, इस जीवन रूपी समुद्र में उनको प्रसन्नताएं मिल रही थी। क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई, लेकिन उनकी जो नौका है, उनकी जो नाव है, यानी जीवन रूपी नाव जो है पूर्णतया डूब गई इस सागर रूपी जीवन में। यानी कि जो कैलाश के मर जाने से हुआ क्या कि उनके अंदर की जितनी भी मनोकामनाएं थी, जिनकी भी जितनी भी इच्छाएं थी, वो सब क्या हो गई, खत्म हो गई। जो ना होना था वह हो गया, ठीक है ना। डॉक्टर चड्ढा जी क्या कहते हैं कि जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखेंगे वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। मान लिया अभी कुछ थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा तो लिखने का तरीका देख लो। डॉक्टर चड्ढा कहते हैं कि मृणालिनी की कामनाएं जो कैलाश के जीवित होने पर पुष्पित पल्लवित थीं, कैलाश के आकस्मिक निधन से नष्ट प्राय हो गई हैं। उसके मन की अनेक इच्छाएं और सपने जो मृणालिनी के लिए खुशी का एकमात्र स्रोत थीं क्या पूरे हो गए, अर्थात कैलाश की मृत्यु के बाद सभी अपूर्ण रह गए, यानी उनके सपने जो थे सभी अधूरे रह गए। जिस प्रकार किसी सागर में आमोद प्रमोद करती नाव सागर की उठती हुई तरंगों से सागर के गर्भ में समा जाती है। यहाँ पर देखो, जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में, तारिका मंडित, मंडित मतलब यानी कि दोस्तों मंडित मतलब होता है तरंगों से युक्त, ठीक है ना। तरंगों से युक्त सागर में, ठीक है ना। नृत्यमय मतलब खुशहाली पूर्वक चल रही जीवन रूपी नौका, ठीक है ना। तारिका मंडित मतलब तरंगों से युक्त सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। तो उसका नाव जो था दोस्तों कब खत्म हुआ, कब डूबी सागर रूपी जीवन में, तब डूबी जब कैलाश मर गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, जिस प्रकार किसी सागर में आमोद प्रमोद करती नाव सागर की उठती हुई तरंगों के सागर के गर्भ में समा जाती है, उसी प्रकार कैलाश रूपी नौका के सवार भी जीवन रूपी सागर के जल में पूर्णतया डूब गए। यानी कि दोस्तों जो कैलाश के भरोसे रहते थे, उससे प्रेम करते थे, क्या हो गए, पूर्णतः वो नष्ट हो चुके हैं। जो नहीं होना था वह हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से व्याख्या लिख देना है। अगला देखो, माँ बाप ने क्या नहीं देखा। माँ बाप ने बेटे के सिर पर सेहरा नहीं देखा, ठीक है ना। तो देखो, माँ बाप ने बेटे के सिर पर सेहरा नहीं देखा, ठीक है ना।
नौका जलमग्न होना का क्या अर्थ है? देखो एक एक शब्द आपको समझ में आ जाएगा, बस अंत तक जुड़े रहें। नौका जलमग्न होने का तात्पर्य सहारा नष्ट हो जाना है। ओके, देखो मृणालिनी का कामना तरु क्या था? तो कामना तरु क्या था? देखो मृणालिनी कामना तरु, मृणालिनी का यहाँ पर का लिख लेना, ठीक है ना। का कामना तरु वैवाहिक जीवन का स्वर्ण स्वप्न था, यानी वैवाहिक जीवन का, मृणालिनी के वैवाहिक जीवन का सुनहरा सपना था, जो जीवन के आनंद का स्रोत बना हुआ था। यानी मृणालिनी के अंदर खुशी का स्रोत कौन था? उसका ये जो इच्छाओं का जो है सपना, ठीक है ना, यही चीज इच्छाओं के उसके सुनहरे सपने थे, यही उसके जीवन के आनंद का स्रोत बने हुए थे, ठीक है ना। चलो देखते हैं अगला। यहाँ पर देखो वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज था, वह मनोरंजन के सामान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। तो यहाँ पर हो क्या रहा था दोस्तों कि जब प्रोग्राम चल रहा था, ठीक है ना, तो काफ़ी ज़्यादा हरियाली छाई हुई थी, हरा भरा मैदान था, ठीक है ना, वहाँ पर सुनहरी चांदनी वाली रात्रि थी, ठीक है ना, निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, यानी चांदनी जो है भरपूर मात्रा में दिखाई दे रही थी। वहीं मित्र समाज था, यानी सभी मित्रगण उपस्थित थे। वहीं मनोरंजन के सामान थे, देखो एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, ठीक है ना, तो वहीं पर काफ़ी ज़्यादा खुशहाली का मौसम था और काफ़ी ज़्यादा मनोरंजन हो रहा था, ठीक है ना। मगर जहाँ हास्य की ध्वनि होनी चाहिए थे वहाँ पर करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह, यानी आंसू बहाव हो रहा था और काफ़ी रोना धोना हो रहा था, ठीक है ना, क्योंकि कैलाश की मृत्यु हो चुकी थी। तो कैसे लिखेंगे? देखो सबसे पहले आपको लिख देना है, एक तरफ वही हरा भरा, दूसरी तरफ प्रवाह था। संदर्भ आपसे पूछा जाएगा, पूर्वत लिख देना। रेखांकित अंश की व्याख्या देख लो, पूरा ही गद्यांश रेखांकित अंश है। तो देखो कैसे लिखेंगे, देखो कैलाश के जन्मदिन समारोह के समय जो हंसीपूर्ण वातावरण था, चारों ओर हास्य परिहास्य छाया हुआ था, ठीक ना। वहीं कैलाश को सांप के काट लेने पर करुण पुकार होने लगी थी, सभी के नेत्रों से आंसू बह रहे थे, हर्ष का वातावरण शोक में बदल गया था, ठीक है ना। उसके बाद देखो प्रकृति पर क्या छाई हुई थी? तो चांदनी छाई हुई थी, प्रकृति पर सुनहरी चांदनी संगीत की भांति छाई हुई थी, ऐसे आपको लिख देना है। देखो अगला गद्यांश आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर, देखो वह एक जड़ी कैलाश को सुंघा देता, इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। यहाँ पर जो भगत था वो कैलाश का इलाज कर रहा था, ठीक है ना, तो उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जब वो इलाज कर रहा था तो बार बार कैलाश को एक दवा सुंघा देता था, ठीक है ना, और कैलाश के सिर पर पानी डाले जा रहा था। तो जब क्या हुई कि उषा काल आया, यानी सुबह जब लालिमा छाई आसमान में, तो हुआ क्या कि दोस्तों कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई, यानी कैलाश जीवित तो हो उठा, ठीक है ना। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली, अंगड़ाई लेने के साथ साथ उसने पीने के लिए पानी मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर अपनी पत्नी नारायणी को गले लगा लिया, ठीक है ना। इस तरीके से इसकी व्याख्या होगी, लेकिन लिखना कैसे है वो चीज़ तो अभी बताते हैं। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या में, जब उषा काल में लाली छा गई तभी कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं, अर्थात कैलाश जीवित तो हो गया। अंगड़ाई लेते हुए कैलाश ने पीने के लिए पानी मांगा, तो इतना सुनते ही डॉक्टर चड्ढा ने नारायणी को खुश होकर गले लगा लिया, ठीक है ना, ऐसे लिखना है मित्रों। अगला देखो यहाँ पर आंखें खुलते ही अंगड़ाई लेते हुए कैलाश ने क्या मांगा? तो पानी मांगा था, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर देखो आंखें खुलते ही कैलाश ने अंगड़ाई लेते हुए पानी मांगा। और चलिए चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट गद्यांश पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो लास्ट गद्यांश क्या है, चड्ढा क्या कहते हैं, रात को मैंने नहीं पहचाना पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था, मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने के लिए जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं यह जानता हूँ, उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। यानी कि दोस्तों उस भगत का जो है बहुत बड़ा उपकार था, क्योंकि भगत के बेटे का इलाज डॉक्टर चड्ढा ने खेलने के चक्कर में नहीं किया और वो बेटा मर गया। और डॉक्टर चड्ढा का बेटा जब सांप काटने से मर रहा था तभी उस भगत ने उसके बेटे की जान बचाई। तो क्या कहते हैं डॉक्टर चड्ढा कि मैं उसको पहचाना नहीं, लेकिन बाद में थोड़ा साफ हुआ तो मैं देख लिया, ठीक है ना। मैं उसे खोज निकालूंगा, मैं उसे ढूंढूंगा अवश्य और उसके पैरों को पकड़कर माफ़ी मांगूंगा, ठीक है ना।
वो मुझसे कुछ लेगा नहीं, मैं ये जानता हूँ। मैं अगर कुछ उसको पुरस्कार स्वरूप भी दूंगा तो वो लेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उसका जन्म जो हुआ है वो पुण्य कार्य करने के लिए, यानी यश की वर्षा करने के लिए, इस संसार में यश की बरसात करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे एक ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे साथ रहेगा, ठीक है ना। यानी कि क्या कहते हैं डॉक्टर चड्ढा ने कि उसकी दयालुता और उसका सज्जनता पूर्वक काम जो है मेरे अंदर ऐसा ज्ञान दिखा दिया है जो अब से मरने तक मैं कभी नहीं भूलूंगा, ठीक है ना। यानी डॉक्टर चड्ढा को बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ। देखो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ तो भैया सेम लिख देना, पूर्वत रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या देखो, मैं आपको गद्यांश में पहले दिखाता हूँ कहाँ से कहाँ तक है। देख लो यहाँ पर मैं उसे खोज निकालूंगा, ठीक है ना। तो इसे कैसे लिखेंगे, देखो डॉक्टर चड्ढा नारायणी से कहते हैं कि मैं उस भगत को अवश्य खोजूंगा, ठीक है ना, और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा, ठीक है ना, और उसके पैरों को पकड़कर अपनी गलती की माफ़ी मांगूंगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ, उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। तो देखो वह मुझसे कुछ भी नहीं लेगा क्योंकि भगवान ने उसको यश की वर्षा करने के लिए ही जन्म दिया है। उसके बाद देखो उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, अपने निस्वार्थ सेवा भावना ने, अपने निस्वार्थ सेवा भावना से, ठीक है ना, निस्वार्थ सेवा भावना से उसने मुझे ऐसा आदर्श दिखाया है जिसे मैं जीवन के अंतिम क्षण तक याद रखूंगा। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है ना, आपको यहाँ पर दिखाते हैं आगे। देखो ग्लानि किसको हो रही थी, तो भाई ग्लानि डॉक्टर चड्ढा को हो रही थी, ठीक है ना, डॉक्टर चड्ढा को ग्लानि हो रही थी। अगला देखो डॉक्टर चड्ढा किस आदर्श पर जीवन भर चलने का संकल्प लेते हैं, तो देखो डॉक्टर चड्ढा भगत द्वारा दिखाए गए सज्जनता के आदर्श पर चलने का संकल्प लेते हैं, ठीक है ना। देखो प्रस्तुत पंक्तियों में भगत की किस चारित्रिक विशेषता का पता चलता है, देखो इन पंक्तियों में भगत की चारित्रिक विशेषता उसकी सज्जनता है, उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ था, ठीक है ना। तो इस तरीके से आज के इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को हमने फिनिश किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर।